अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातेह ज़ैद बीतस हूँ। 2004 में मुझे शुगर हुई और मैं पाकिस्तान के बेहतरीन और माया नाज जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके पास गया। सब ने मुझे यही कहा कि दवाइयाँ खानी है अशरफ चौधरी और सारी ज़िंदगी खानी है। हमने भी बात मान ली, दवाइयाँ खाते रहे। सारी दवाइयाँ खाई मैंने, जिसमें न्यूडीपार भी था। मेरा स्टार्ट न्यूडीपार से हुआ था, बल्कि डाउनहिल से स्टार्ट हुआ, फिर न्यूडीपार पे चला गया, फिर मैं ग्लूकोफेज पे चला गया, फिर मैं सीटाग्लिप्टन के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ग्लूकोफेज खानी शुरू की। फिर ये एमरल, गैट्रल, सल्फोनल यूरिया, ग्लिम्प्राइड, ग्लिक्लिजाइड, ये सारी मेडिसिन भी मैं खाता रहा। फिर एम्पाग्लाइफ्लोजन, ये जाडी वाडी, जैंगलू शैंगलू, ये सारी दवाइयाँ खाता रहा मैं। और शुगर मेरी कंट्रोल नहीं होती थी। जब शुगर कंट्रोल ना हो तो आपका फिर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये भी आउट होते हैं, ये डी रेंज हो जाते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कोलेस्ट्रॉल के लिए या लिपिड प्रोफाइल के लिए मुझे लिपिगेट और इस तरह के स्टैटन वाले जो क्लास है वो देनी शुरू कर दी। मुझे बहुत पहले बीपी की भी शिकायत होनी शुरू कर दी हो गई। मैं बीपी की दवाई भी खाता रहा। किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा दुरुस्त कर लें तो आपकी शुगर ठीक हो सकती है। अल्लाह ने मुझे खुद शऊर दिया। फरवरी 2022 में मैंने तहैया कर लिया कि इस साल मैंने शुगर को शिकस्त देनी है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने पाकिस्तान, दुनिया के जो टॉप के ब्रेन्स हैं जो शुगर की रिवर्सल पे, डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं, डॉक्टर जोल फरमैन है, डॉक्टर जैसन फंग है, इस तरह के लोगों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने 3 दिन में अपनी शुगर को कंट्रोल किया बगैर दवाइयों। मैंने तीसरे दिन अपनी दवाइयां छोड़ दी और मैं लास्ट टाइम 3 दवाइयां खा रहा था, जिसमें ग्लूकोफेज भी था, जिसमें एमरल गैट्रल वाली दवाई भी थी, और इसके अलावा एम्पाग्लाइफ्लोजन वाला मॉलिक्यूल भी था, और कोलेस्ट्रॉल वाली भी थी। ये 4 दवाइयां मैं खा रहा था। मैंने 3 दिन में अपनी दवाइयां छोड़ दी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि मेरे हाथ में मुझे कोई राज मिल गया है शुगर को कंट्रोल करने का, मैं इस राज को सीने में दबाकर पुराने हकीमों की तरह कब्र में चला जाऊं। और दूसरा रास्ता ये था कि पाकिस्तानियों को, उनको मैं झंझोड़ के बोलूं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर 18 साल के बाद मैं अपनी शुगर को रिवर्स कर सकता हूं तो हर पाकिस्तानी कर सकता है। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने अपनी टीम बनाई। टीम में न्यूट्रिशनिस्ट रिक्रूट किए, टीम में डॉक्टर्स ऑन बोर्ड किए। हमारी टीम में 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर महबूब साहब और डॉक्टर कैसर साहब। आज डॉक्टर कैसर साहब छुट्टी पे हैं और डॉक्टर महबूब साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आजकल जो गर्मी की जो लहर चली हुई है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आज हम ये भी बताएंगे कि जो फ्रूट कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? वो कैसे हैं? कुर्सी खाली पई है अपना डॉक्टर कैसर दी, किधर गए हैं? सर वो कैसर साहब आजकल इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो यूके का एग्जाम है, अच्छा, एमआरसीपी। मैं उनको पहले पढ़ा लिखा समझता था। नहीं सर, वो अब वो पढ़े लिखे होंगे। अच्छा, ये इम्तिहान दे रहे हो। अच्छा, तो वो पहले डॉक्टर नहीं थे क्या? नहीं, वो पहले भी अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, लेकिन सर वो आपको पता है डॉक्टर्स की तालीम कभी डॉक्टर खत्म नहीं कीजिए होती। अनएंडिंग अनएंडिंग, Unending। ठीक है। ये मैं कहता हूँ अब आप। तो सर आप भी किसी हद तक इस फील्ड में ओ नो आ नो नो चुके नो, हुए हैं, मैं तो आपको पता है कि हम कंटिन्यूअस लर्निंग में होते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं। लर्निंग। मुझे आप लोगों के साथ रहकर इतना फायदा हुआ है कि मैं एटलीस्ट जब आप लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, तो मैं वो टर्मिनोलॉजी मुझे हाँ, समझ आ जाती है, जी ठीक है। बिल्कुल। अदरवाइज तो डॉक्टर साहब ये बहुत ही अनएथिकल होगा कि मैं कहूँ कि जी मुझे कोई डायबिटीज़ की समझ आ गई है। हाँ, ये तो आपके देखें, 5 साल आपने एमबीबीएस किया, फिर हाउस जॉब किया, फिर एफसीपीएस पे 4-5 साल आप लोगों ने लगाए, पहला एग्ज़ाम दिया, ट्रेनिंग हुई, फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया, फिर बिल्कुल ऐसा। हर रोज़ आप प्रोफेसर के पास होते हैं, सीखते हैं। जी बिल्कुल। मैंने कोई 5-7 किताबें पढ़ के मुझे बस इतना पता चल गया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर लो तो काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। आपने सर किबला ठीक कर लिया। मैंने अपना वो जो डायरेक्शन थी ना वो ठीक कर ली है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैंने ना बगैर किसी डॉक्टर के अपनी दवाइयाँ छोड़ दी थी ये वाकई ये और मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, ठीक है। मैं मोहतात बहुत था हम्म,
और कोई डॉक्टर आपको इतना टाइम भी नहीं देता। पहली बात तो किसी डॉक्टर को आप ये कहें ना कि जी मैं ग़िज़ा से ठीक करने लगा, वो कहेगा तू केड़े चक्कर, तू पागल है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी डॉक्टर को यकीन जाने, इसमें ऑफेंड नहीं कर रहा डॉक्टर कम्युनिटी को, डॉक्टरों को भी ग़िज़ा के बारे में नहीं पता। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास सीजन में कितने डॉक्टर्स आते हैं। सर और सीजन में डॉक्टर्स आते हैं। मैं हॉस्पिटल में राउंड कर रहा था, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई आप क्या नाश्ता करते हैं, तो उनमें सबसे मज़े के जो 2-3 आंसर थे वो ये था कि एक डॉक्टर उस दिन लड्डू का नाश्ता करके आया। लड्डू का नाश्ता, यानी उसमें बेसन भी है, चीनी भी है, और ये मतलब स्वीटनर टोटल स्वीटनर जिसको कहते हैं ना सीधा आपकी शुगर को। और एक डॉक्टर साहिबा डोनट का नाश्ता करके आई। डोनट का नाश्ता, यानी आइटम बम खा के आई। आइटम नंबर। तो मैंने फिर उनको थोड़ा एजुकेट किया कि भाई ये अच्छा। चीज़ें आपने नहीं खाती, तो ये आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर बात है सर, हम जो हमारा जितना भी करिकुलम होता है हाँ। उसमें डाइट का एक लिमिटेड रोल होता है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं रोल होता। बिल्कुल। तो बहरहाल वो इसमें कहीं ना कहीं लैग करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सीजन में ना जब डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर भी ये कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं होते, ये जी, जी। FCPS डॉक्टर हैं, जी बिल्कुल। जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट भी आई है हमारे पास, बिल्कुल। जिसमें FCPS डॉक्टर्स भी आए हैं, और इसके अलावा वो मेडिकल ऑफिसर या वो जो जनरल डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन जो होते हैं, जिनकी बहुत प्रैक्टिस चलती है। जब उनसे बात होती है ना शुगर के मामले में, ग़िज़ा पे, यकीन जाने उनको कुछ नहीं पता होता। ज़ाहिर बात ठीक है, है, ये चीज़ थोड़ा लैग करती है वो इसमें। लैग करती है, और फिर वो मेरी बात को, अच्छा मुझे शर्मिंदगी भी बड़ी होती है कि यार ए डॉक्टर ने, हम्म। और सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे बात करता हूँ, तो कि जी मेरी बात को बस आपने इतना ही समझ लेना कि जो कि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ। सर उसमें हाँ। देखिए, अब जो गायनोकोलॉजिस्ट है हाँ। उनका गजा से गजाई चीज़ों से बहुत कम पर ताल्लुक डॉक्टर साहब, होता वो है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को तो वो मैनेज करते नहीं है क्या? सर वो मैनेज करते हैं, लेकिन वो अगेन रेफर कर देते हैं मेडिकल अच्छा, स्पेशलिस्ट के मेडिकल पास स्पेशलिस्ट को कर कि देते हैं। आपको डायबिटीज़ है और अब आप एक और डॉक्टर को साथ में एंगेज करें। वो खुद से बट ओवरऑल देखें, उन्होंने सारे जो सिस्टम पढ़े हुए, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह तो सारा कुछ पढ़ा होगा ना। प्रैक्टिस नहीं करते, अच्छा, पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस करते, नहीं ओके, करते। प्रैक्टिस नहीं देखिए करते। सर वो सर्जन्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट आर इज अ सर्जन्स सर्जन, है, इनका सब काम मतलब आरी लई ते पेट चाक किया। और बस। वो इसलिए गजा वाला बात, छोटी छोटी चीजों ओके, को बारीकी से देखना, ये वो फिजिशियंस वाले अच्छा एंड वो पे आता है ज्यादा। अच्छा वो फिजिशियन पे है। और सर्जन्स जो होते हैं वो रुथलेस। अभी डॉक्टर साहब, हमारे जो बी फिट का सीजन 9 स्टार्ट हुआ है, इसमें एक डॉक्टर हैं, FCPS डॉक्टर हैं, जी बिल्कुल। और पीड्स के हैं, बच्चों जी के डॉक्टर हैं। ज़ाहिर है उन्होंने सारी साइंस पढ़ी हुई होगी। मैं उनकी वो आपकी पेशेंट है वो, जी जी। मैं आपके ग्रुप में जाके ना उसके उनके देख रहा था, सारे रिजल्ट्स देख रहा था, रिपोर्ट्स देख रहा था। उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे। उनकी जो लिपिड प्रोफाइल की सारी जो रेंजेस थी ना वो हाई थी। बिल्कुल ठीक आउट है, थी। कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई थे, बिल्कुल। और अच्छा उनके भी सवाल ये थे कि जी क्या मैं बड़ा गोश्त खा लूँ, क्या मैं अंडे की जर्दी खा लूँ, तो इस तरह के उनके सवाल भी थे। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डेली 2 अंडे खाता हूँ। ठीक है, कभी मैं उसको बॉयल करके खाता हूँ, कभी हाफ बॉयल करके खाता हूँ, कभी ऑमलेट बनाता हूँ, कभी उसको हाफ फ्राई करके खाता हूँ। रमज़ान पीछे गुजरा है तो उसमें मैं 4 अंडे भी खाता रहा हूँ, अच्छा। 2 सहरी में हम्म। और 2 अफ्तारी में मैं खाता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। 4 अंडे और जर्दी समेत। ठीक है, मैंने रमज़ान के फौरी बाद अपना लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड चेक करवाए और HDL चेक करवाया। ठीक है, मेरे लिपिड प्रोफाइल में जो ट्राइग्लिसराइड है ना वो 81 है। जबरदस्त। हाँ, 81 है। जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो लोग आते हैं सीजन में या हमारे बीफिट के प्रोग्राम में, उनके ट्राइग्लिसराइड किसी के 400, किसी के 500। सर वो हाँ। मिसकंसेप्शन हाँ। है कि आपको जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो अंडे की सब्जी से आता हाँ। है। मतलब वो सर देखिए, ये एक टाइम पे ये सर्च थी और उसको किसी हद तक प्रैक्टिस किया गया, हाँ। लेकिन लोग अभी भी इसको ऐसे मानते हैं कि जैसे सारी कोलेस्ट्रॉल इसी में है। हालांकि 90% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी शुगर से आती है, बड़ी शुगर से आपके आती है। शुगर से आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है, और डॉक्टर देखें इस पे ना गिला डॉक्टर कम्युनिटी से बनता है कि डॉक्टर के, आप बहुत सारे, मैं डॉक्टर को जानता हूँ जिनके डाइट प्लान पे लिखा होता है कि जी अंडे को जर्दी के बगैर खाएं।
या बड़ा गोश्त ना खाएं। हम्म, अच्छा, जब आप अंडा खाते हैं, जर्दी समेत खाते हैं, तो जर्दी में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, जी बिल्कुल। जर्दी में, क्या ये सीधा मतलब जर्दी वाला, जर्दी अंदर गई हर चीज़ को बाईपास करते हुए ये आपके खून की शरियाना में चला जाएगा नहीं क्या? सर, देखें, ये कहीं ये एक कहीं अंडे का जो प्रोसेस तो कोलेस्ट्रॉल, एक अंडे का जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो डेली की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक आपका दिमाग इस पे दिमाग, चलता हाँ, है और आपकी बॉडी का हाँ, फ्यूल है, सेकंड फ्यूल है ना सर, सेकंड जो फ्यूल है। कि फैट्स है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स है। हाँ, शुगर के बाद दूसरा बॉडी का फ्यूल, ताकत का जो जरिया है वो वो कोलेस्ट्रॉल है, ये लिपिड प्रोफाइल, लिपिड्स हैं। लिपिड्स हैं। अच्छा, और उसमें जो ब्रेन है वो तो फैट यूज करता है, वो तो ओके। ग्लूकोज को या शुगर को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा होता, वो ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को ओके यूज कर रहा होता है। ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि जितना कोलेस्ट्रॉल आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, ऐसा तो मुमकिन, ऐसा होगा तो पेशेंट, सर, लोग आपका तो जो collapse हो विटामिन जाएंगे। डी है, हम्म, वो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो विटामिन डी आपका सिंथेसाइज नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, सर, जितने भी हमारे हाँ, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हाँ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनकी प्रोसेसिंग में, हाँ, इनके काम करने में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। ठीक तो है। कोलेस्ट्रॉल लाजमी है। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बढ़ जाए तो वो खराब है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है? नंबर 1 पे सर 90% रोल शुगर का है। यानी जिस चीज़ से शुगर बढ़ेगी उसी चीज़ से आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शुगर बढ़ती है आपके अनाज से, बिल्कुल सही गंदम, चावल, जी। मकई, जौ, जवार, बाजरा, बाजरा, ठीक है, ये आपके अनाज हो गए, प्लस फ्रूट्स। बिल्कुल ऐसे ही। और वो फ्रूट्स जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50 से ऊपर है, जी बिल्कुल, जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से ऊपर है, वो हम्म, तमाम फ्रूट्स वो भी शुगर की फैक्ट्री हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये आपको कोई डॉक्टर मना नहीं करता, हम्म, रोटी खाएं जी, जी बिल्कुल। ठीक है। अभी चूंकि हमने एक कैंपेन अच्छी खासी चलाई हुई है, तो आप कुछ डॉक्टर कह रहे हैं सीडी साइज की रोटी खा लें। वो आजकल की जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि सीडी कौन सी, सीडी का जमाना ही खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, बाय द वे डॉक्टर साहब, मैं आजकल ये भी मैं हैरान हूँ, जब आपके पास रोटी पड़ी होती है तो आपके सीडी साइज, उसमें कुछ साइज नापते हैं? सर, रोटी आपके पास पड़ी हो तो आप अगली जो रोटी है ना, वो खुद आपको दावत देती है कि जी मैंने और सर खाओ। आप किसी दिन ना, किसी दिन ट्राई, अगर मतलब आपको तो नहीं, अगर हाँ, ये जो खाते हैं, हाँ, एक ब्रेड खा ले, एक एक स्लाइस खाए ना, तो दूसरा ऐसे ही दूसरा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्रेविंग होती है जी ये ब्रेड खाने वालों को होती है, सर, अनाज खाने वालों को, अनाज खाने वालों को, अनाज खाने वालों जिसने को, भी रिफाइंड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने अभी बताया, हाँ, अनाज है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स है। जो ये खाएगा उसको क्रेविंग होगी। सर, मीठा खाने वाले, मीठा भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो मीठा या जो अनाज है, जी इसके खाने वालों को क्रेविंग होती है, ठीक है। बिल्कुल। क्रेविंग जिसको ना बिला वजह की, वो हर वक्त बंदा खाना ढूंढता फिर रहा है, या कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ खाने को तो दिल वो कर रहा सर मैं आपको हमारे पास ना पीछे अभी सीजन में एक पेशेंट आए शुगर के, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जो डाइट प्लान दिया ना, ये मेरे पेट की फुलनेस नहीं करेगा। है। हाँ, मैंने कहा क्यों, कैसे, क्या हुआ? हमने तो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं खाने के लिए। कहता है जी मैं वो बंदा हूँ जिसको 2-2 घंटे बाद मुकम्मल भूख लगती है, भूख लगती है। पूरे पूरे खाने की भूख लगती है। मैंने कहा आप ना सिर्फ 15 दिन ये प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको वही भूख लगेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ज़्यादा। और अभी पिछले दिनों वो मुझे बता रहे थे कि मैं बिल्कुल, अब जितनी सारे घर वाले खाते हैं सब बिल्कुल देखें, जब आप लो कार्ब डाइट पे जाते हैं ना डॉक्टर साहब, आपकी जो इंसुलिन है वो एक फ्लैट स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जब आप कार्ब्स खाते हैं, सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, तो जी आपका पहले ग्लूकोज बढ़ता है, जी शूट करता, स्पाइक आती है, साथ ही इंसुलिन की स्पाइक आती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये जैसे पहाड़ है ना, सीधा ऊपर गया फिर नीचे वैसे ही आया। अच्छा, जब नीचे आता तो वो फिर आपको क्रेविंग होती है, बिल्कुल ऐसे। या स्पाइक है या डिप है या क्रैश हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात सर, जब ऊपर जाती है, पीक आती है, तब प्यास ज़्यादा लगती है। उस ओके, उस टाइम पे प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि बॉडी के पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ग्लूकोज है, है। हाँ, उस ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पानी चाहिए, बंदा फिर उस टाइम पे पानी पी पी के भरा होता है, फिर एकदम से वो नीचे आएगी तो उसको एकदम से फिर भूख फिर आपको लगेगी। भूख लगी। अच्छा, शुगर वाले ये जो लोग होते हैं, इनको भूख क्यों लगती है? उसकी भूख की रीजन ये होती है कि वो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर खाते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 18 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई, जी यकीन जाने कि मैंने इन्नी भुख लगती सी ना,
मेरे घर वाले भी कहते थे कि चौधरी तेरी ना रूह दे विच भुख है। मतलब कोई और कमी नहीं, मतलब मैंने जैसे आपकी एक ना बंदे की पुरानी ना। तस्वीर एक देखी, अच्छा। इसमें जरा आप बिल्कुल माशाल्लाह मैं मोटा था, ठीक है, हालांकि मोट- मेरा जो ओरिजिनल चेहरा है ना वो बचपन ये का, है, वो ये वाला के थोड़ा बिल्कुल सा ऐसे। ऐसे ओवल टेप शेप तरह। मेरा वो बन गया खुदूनी जैसे, तो फुटबॉल की तरह वो मोटा सा चेहरा जी बन गया, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। खुला खुला सा यहाँ से। मुझे डॉक्टर साहब इतनी भूख लगती थी ना, हम्म, मैं किसी भी महफिल में जाऊं दोस्तों की, तो सब ने ना मजाकन कहना, यार ऐद वास्ते कोई पहले लिया कर रखो, भूख लग गई तो ये बंदा मार दे, ठीक है। ठीक है, इतनी मुझे भूख लगती थी सर मैं आपको एक डॉक्टर साहब, अब नहीं लगती मुझे। सर मैं अब हाँ एक और आपकी ये आपकी बात को हाँ मैं ज़रा आगे लेके जाता हूँ कि भूख और क्रेविंग लगने की, जिस तरह की अशरफ साहब ने बताई है, जो इनको लगती थी, उसमें नंबर 1 रीज़न अनाज है, दूसरे नंबर पे फ्रूट्स हैं, और तीसरे नंबर पे सल्फोनाइल यूरियाज है। हाँ, सल्फोनाइल यूरिया भी तो खाता रहा हूँ ना मैं, जो हाँ, ये वो ये एमरल, एमरल गैट्रल, गैट्रल, ये तो है, ओलिनेस, हाँ, ये वाली गोलियां ठीक जो है। खाते हैं, इनको पागलों की तरह भूख लगती है। डॉक्टर साहब ये बुराई तौर पे आपके लबलबे को एक्टिवेट करके, सुपर एक्टिवेट जी करके बिल्कुल, उसके इंसुलिन की मिकदार को ज्यादा कर बढ़ा देते हैं। देते अच्छा, ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा भूख, हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल ऐसे और इंसुलिन एक तो ये गोलियों से आ गई, आप जब ग्लूकोज खाते, मतलब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, यानी रोटी खाते हो, रोटी चावल खाते हो, फ्रूट खाते हो, तो आपही बॉडी में ग्लूकोज बहुत बनता है। ही। ज्यादा ग्लूकोज का मतलब ये है कि ज्यादा इंसुलिन बनेगी, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। अच्छा, एक तो ज्यादा इंसुलिन वैसे बन रही है, ऊपर से फिर आप सल्फोनाइल यूरिया वाली मेडिसिन खिला दें, तो बिल्कुल वो फिर तो फौरे फूटते हैं ना इंसुलिन के। ज्यादा इंसुलिन का मतलब है कि अब इंसुलिन इस्तेमाल नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आपकी बॉडी कहती है माफ कर दो, अभी इतनी इंसुलिन क्यों आ रही है, हाँ, ठीक है, बार बार इंसुलिन क्यों आ रही है। मैंने डॉक्टर साहब जब अपनी डाइट को 15 फरवरी 2022 को लो कार्ब पे लेकर गया ना, हम्म, तो मुझे उस दिन मैंने अपनी दवाई पूरी खाई। अच्छा, आधे पौने घंटे के बाद ना मैं हाइपो में जाना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने दवाई पूरी ली और इधर से खुराक मेरी लो कार्ब थी। हम्म, तो वो हाइपो की फीलिंग ये होती है कि बंदा ना हाथ पांव कांपते हैं हाँ, और बिल्कुल बेहोशी वाली ट्रेमर्स कैसी हो जाते हैं, ट्रेवलिंग हो जाती है, ठीक है। पसीना आता है। अच्छा, मैंने किताबों में ये पढ़ा था कि अगर आपको हाइपो में जाए ना, तो इट मीन्स यूर ओवरडोज्ड, आपको दवाइयाँ ज्यादा खा रहे हैं। हम्म, मैंने शाम को, यानी 15 की, मैं सुबह को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, शाम को मेरी दवाई आधी होगी सर। जबरदस्त। मैंने आधी दवाई कर दी, खुद ही आधी कर दी, और रीडिंग में चेक करता रहा, ठीक है, रीडिंग में सारा दिन चेक करता रहा कि जरा देखूं तो सही कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। अगली सुबह यानी 16 को मैंने आधी सुबह खाई, हम्म, उसके बावजूद मैं हाइपो में जा रहा हूँ। शाम को आधी खाई, उसके बावजूद मैं हाइपो में जा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 तारीख को मैंने आधी की आधी कर दी, मतलब एक गोली को ना मैं जैसे 4 हिस्सों में तकसीम करके वो मैंने ले लिया, ठीक है। और शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है सर। 18 तारीख फरवरी 18 2022 तमाम दवाइयाँ मैंने छोड़ दी, जबरदस्त। ठीक है। मैंने, अच्छा, मैं सारा दिन अपनी वो उंगलियों पे चेक करता रहा शुगर को, कि यार ऐसे ना कोई तजर्बा करते करते बंदा शुगर ही 500 पे ना पहुंच जाए। तब मेरी शुगर फास्टिंग मेरी आ रही हो 110 तक आ रही हो, रैंडम मेरी आ रही हो कभी 140 150। मैं सोचूं यार 150 तो मेरी 4 गोलियों के साथ नहीं आती थी, ये बगैर गोलियों के मेरी 150 आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने सुबह शाम आधा आधा घंटा वॉक भी ऐड कर ली, अच्छा, वो जो 150 थी वो 130 पे आ गई, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, मैं सोचूं तुक्का लग गया, क्या ये वन टाइम तुक्का है या सस्टेनेबल तुक्का है। हमारे किसी डॉक्टर ने कमेंट भी किया कि जी ये सस्टेनेबल नहीं होगा। मैंने कहा चलो देखते कब तक चलता है। तो डॉक्टर साहब पूरा महीना गुजर गया, मैंने उंगलियां अपनी छल कर ली हैं उसको चेक कर करके, ठीक है, शुगर भी ठीक जा रही है। फिर मैंने 1 महीने बाद मैंने ऐलान किया कि भाई चौधरी ने तो अपनी दवाइयाँ छाड़ देती हैं और सारी शुगर को मैंने फतह कर लिया, ठीक है। मैंने फिर अपने आप को किया फातिह ज़ियाबितस, ठीक है। मैंने कहा जी मैं तो फातिह ज़ियाबितस। उस पे फिर जो लोगों ने भरमार हुई कि जी सानू भी दसो, सानू भी दसो, सानू भी दसो, ठीक है। फिर वो अगली कहानी ये है कि फिर आप भी ऑन बोर्ड हो गए, बिल्कुल। फिर डॉक्टर कैसर भी हो गए, फिर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गए, टीम भी बन गई। हमने कहा कि यार पूरी दुनिया को बताओ ना यार अब फार्मूला क्या है।
अच्छा दोस्तों, मैंने तो चूंकि बुक्स पढ़ी और मैंने इतना सारा एफर्ट की, बट ये चीज़ें अगर कोई अकेला बंदा कर नहीं सकता, सर करनी नहीं चाहिए, करनी करनी भी भी नहीं चाहिए, कर चाहिए। भी नहीं सकते। देखिए हम अपने सीजन में करते हैं ना, सीजन में तो हम पहले दिन ही उनको डाइट प्लान दे देते हैं। जी बिल्कुल। सर उस डाइट प्लान पे लोग मुकम्मल अमल भी करते हैं, हम्म, इसके बावजूद भी लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि डॉक्टर साहब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे। फिर वहाँ पे आपका जो रूल है कि कौन सी दवाई पहले छुड़वानी है, हम्म, कौन सी बाद में छुड़वानी है, कौन सी आपने आधी करनी है, कौन सी ज़्यादा करनी है, बिल्कुल ऐसे। वो जो वहाँ पे। अच्छा इंसुलिन वाले का तो मसला ही और होता है ना, इंसुलिन तो इतना सेंसिटिव टॉपिक है बहुत टॉपिक। कि आप किसी की इंसुलिन छुड़वा दो, पता चले कि वो पहुंच गया अस्पताल में इमरजेंसी हाँ में। ठीक है, तो दोस्तों बगैर किसी डॉक्टर के, अपने कंसल्टेंट के, आपने कभी भी ये ट्राई नहीं करनी। लेकिन आपको मैं फार्मूला बता दिया, गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, ये जितने भी अनाज हैं ये आपकी सेहत के दुश्मन हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये बंदा यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हम अनाज तो हमारे आबाओ अजदाद भी खाते रहे। लेकिन सर वो आबाओ अजदाद जो अनाज खाते थे, पहली बात तो वो ये वाला अनाज नहीं था, वो गंदम ये वाली थी नहीं। बिल्कुल। वो गंदम थी जो 1 एकड़ में 15-20 मन निकलती थी। आज गंदम आपकी निकल रही है 100 मन। ठीक है, इतनी वो जेनेटिकली म्यूटेटेड गंदम है कि इसमें सिवाय शुगर के कुछ भी नहीं। फैक्ट्री है शुगर की। अच्छा फिर डॉक्टर साहब, हमारे जो आबाओ अजदाद थे ना, जी। वो 4 पराठे खा के ना वो खेतों में भी जाते थे। सारा दिन काम करते सर वो थे, सारा दिन काम करते थे। ऑफिस में एसी के सामने बैठ के। हाँ अगर वो भी 4 पराठे खाते तो हाँ, मेरा ख्याल तो है कि उनको भी शुगर पहली आ जाती। जनरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हीट वेव है, हीट वेव में अभी गंदम की कटाई खत्म हुई है, जी। पूरे पाकिस्तान में गंदम की कटाई खत्म। हमारे वो जो आबाओ अजदाद थे ना, उन्होंने अप्रैल मई में गंदम की कटाई की हुई है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। गंदम की कटाई करना इतना मुश्किल काम है। यार आप हीट में बैठे होते हो, ठीक है, फिर आपको डस्ट भी होती है। भाई तब मैंने मैंने की हुई है गंदम। अच्छा। मैं एफएससी तक मैं गांव में रहा हूँ, तो मैंने बाकायदा गंदम काटी हुई है। मैं अपने अच्छा। वालदा साहबा के साथ, वाले साहब के साथ मैंने गंदम की बाकायदा। सर इतना डिफिकल्ट काम है ना, सोच नहीं सकते। अब तो सर वैसे वो मशीनें आ गई, अब आ गई थ्रेशर ना, आ गए मशीनें हैं। आ गई हैं, अब अब तो खैर थ्रेशर आ इतना। गए, अब तो वो नहीं ना। मेरे मेरे पढ़ने के पीछे भी ना ये मोटिवेशन थी कि भी अगर पढ़ोगे नहीं तो यार गंदम की कटाई सारी जिंदगी करनी पड़ेगी, यार बड़ा औखा काम है, इससे बेहतर है कुछ पढ़ लो। अच्छा डॉक्टर साहब, हीट वेव पे आज हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरा, बल्कि ये जितना खिता, में आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया में भी बहुत हीट वेव चल जी रही है। बिल्कुल। हमारे यहाँ टेम्परेचर इस वक्त कोई 45 तक, आज था 45 तक था लाहौर में। ठीक ठाक, मतलब एसी तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। आप देख बिल्कुल रहे होंगे नाकाम। कि इस वक्त एसी चल रहा है, लेकिन कोई खास पसीना उसकी आ रहा है सर, पसीना। एसी के नीचे बैठ के हाँ पसीना एसी आ के रहा है। नीचे बैठ। और हालांकि ये शाम का टाइम है, शाम कोई का टाइम है, ठीक है। चिकर दोपहर का टाइम। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आपके पास इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक के पेशेंट आ रहे होंगे। एक तो जनरल पॉपुलेशन कैसे हीट वेव से बचे, प्लस जो शुगर के मरीज है सर, वो क्या करें? क्या? सर बिल्कुल, हमारे पास हीट की इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओके। अभी आ रही हैं। उसमें देखें, नंबर 1 पे जो है वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। पानी की कमी। ये बच्चों को और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा होती है। ओके और ख़ास तौर पे यंग वो लोग जो कि मजदूर तबका है, ओके, जो इन बाहर लोगों काम में, करते जो हैं, बाहर धूप काम में। करते हैं, धूप में काम करते हैं, हाँ इन सब लोगों को डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इस पानी की कमी की वजह से एकदम होता यह है कि सर वो नढाल हो जाते हैं। ओके उनको लगता है कि उनके जिस्म में जान नहीं है, ताकत नहीं है। उनको जाके फ़ौरन वो हमारे पास आते इस मसले के साथ है कि जी वो हाथ पाँव में जान नहीं है, ताकत नहीं है, अच्छा नढाल हो गए हुए हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल कोई जिस्म नकारा हो चुका हुआ। अच्छा जब उनको हम देखते हैं तो ज़ुबान ऐसे सूखी होती है जैसे लकड़ी की तरह सूखी अच्छा। होती है, थूक होती नहीं उनकी ज़ुबान पे, ओके बिल्कुल नो सलाइवा एट ऑल। और सर उनको फिर जैसे फ्लूइड्स देते हैं तो ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं तो उनकी जान में जान वापस आती है। फिर उनको बताते हैं कि गर्मी की वजह से आप में पानी की कमी हो चुकी थी, डिहाइड्रेशन थी, तो आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें। कम अज़ कम भी आप जितना रूटीन में पीते हैं उससे 4-6 गिलास ज़्यादा पिया ओके। करें। अगर आप वो देखते हैं ना उनके सिनेरियो के हिसाब से कि उनको पानी कितना तजवीज़ करना है। दूसरे नंबर पे सर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आता है वो
लोगों को डिहाइड्रेशन के बाद लो ब्लड प्रेशर आता है। ओके। मतलब ख़ास तौर पे फीमेल्स जो आती हैं हमारे पास, वो आती हैं लो ब्लड प्रेशर, मतलब 90/60, ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60 हो गया या ओके। 80 हो गया। एकदम से उनको भी ऐसे लगेगा कि जैसे ठंडे पसीने आ रहे हैं, जिस्म में जान नहीं है, काम नहीं करना चाह रही, काम हो नहीं पा रहा। ये दो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि तकरीबन हर बंदे मुतासर है, चाहे वो हॉस्पिटल तक आ रहा है या चाहे नहीं आ रहा। ओके। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि शुगर के मरीजों में ये क्या मैं इस पे प्रॉब्लम बाद है। में आता हूँ। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में बंदा कब जाए? सर इमरजेंसी में जब आपको लगे कि आपके बॉडी के साथ कुछ अबनॉर्मल हो या रहा है, घर में रूटीन पानी से पी हट लिया रहा अगर है, उस वक्त? सर उनको पता नहीं ना होता कि ये पानी की कमी की वजह से। अच्छा। ये डायग्नोसिस वो खुद से नहीं कर सकते। ओके 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 अगर वो ऐसे हों, वो 4 ग्लास पानी पी भी लें और उनकी तबीयत ना बहाल हो, तो फिर वो किधर जाए। ओके ओके। इसलिए सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि छाँव के नीचे रहें, कैप लें, वो जो टी कैप होती है वो लें, धूप के एक्सपोजर से गैर ज़रूरी तौर पे आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ सर, बेचारे इतनी लू चल रही है और मोटरसाइकिल के ऊपर स्पीड से जा रहे बिल्कुल। होते हैं, वो इतनी जो लू है सर, वो तो उनका सारा पानी खुश कर देगी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो शुगर पेशेंट है, जी सेंसिटिव जी मखलूक है, बिल्कुल ये ज़ाहिर जी। शुगर वाले, ये हीट वेव्स इन पे कैसे इम्पैक्ट करती है? सर इनमें ख़ास तौर पे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ये ओके। कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। ये क्या चीज़ होती है? सर इसमें ये होता है कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हम्म, ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। इसकी ये आउट ऑफ फंक्शन हुआ होता है हम्म, और इसकी एक जो वो है ना, क्या कहते हैं, सिम्टम, वो ये है कि जब इंसान पोस्चर चेंज करता है, नीचे से बैठ के ऊपर उठता है या लेटा हुआ एकदम से उठता है, तो उसको आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ओके। ये इससे क्या डिहाइड्रेशन की वजह से होता है? ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जब डिहाइड्रेशन या लो ब्लड प्रेशर, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ये चीज़ें अगर साथ मिल जाएं, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है इस चीज़ के। और आप देखते हैं हमारे सीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप, ये आजकल मैसेज आ रहे होते हैं जी, कि मैं नीचे बैठ के जब ऊपर उठता हूँ तो मेरा बीपी लो हो आंखों जाता है, बीपी मेरी लो। आंखों के आगे अंधेरा आ बिल्कुल। जाता है, मुझे सहारा लेके चलना पड़ता है। तो ये लो बीपी की लामत है और ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से भी है। तो ये अच्छा। दोनों जब मिल जाते हैं तो अहले शुगर बेचारे ऑलरेडी इस रिस्क पे होते हैं और उनमें बहुत जल्दी ये अलामत जो है वो काफ़ी संजीदा हालत में उनको ले आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या करें, शुगर वाले पेशेंट क्या करें? सर सबसे पहले तो वही है कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, ताकि उनकी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे। दूसरे नंबर पे सफिशेंट इनटेक ऑफ वाटर, पानी ज़रूर पीते रहें। वो नॉर्मल रूटीन में तो 10 से 12 ग्लास रिकमेंडेड है। अगर किसी को कोई दूसरा मसला, मतलब गुर्दों का, जिगर का या दिल का मर्ज़ नहीं है, उसको सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो डेली के 10-12 ग्लास या इवन 14 ग्लास तक भी पी सकता है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जी या आप कहते हैं ना कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, ये क्या चीज़ होती है? सर, नमकियात होते हैं हमारी बॉडी में, जिसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, अच्छा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे नमकियात ये हैं। आपकी बॉडी में जब कम हो जाएं, इम्बैलेंस हो जाएं, तो उससे फिर क्या हो जाता है? सर थकावट रहती है, जिसम में टांगें शल रहती हैं, टांगों अच्छा। में दर्द रहता है, ऐसे लगेगा जैसे टांगें साथ ही नहीं है। और वो ये बेचारा समझ रहे होते हैं कि हमें शुगर है, तो हम शुगर की वजह से हमारी टांगें कमज़ोर हो ओके, गई हैं। जबकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स की। एग्जैक्टली ओके। वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हुआ होता है। हालांकि अगर वो सफिशेंट अपना पानी का इंटेक रखे और वो रूटीन की डाइट लेते रहें, वो शुगर फ्री ओआरएस भी आते हैं, अगर वो ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो ओआरएस आपने बात की, ओआरएस की, इसमें मैंने अभी घर में देखा है, ओआरएस पड़ा था हमारे, हमने भी किसी को घर में पिलाया। उसमें को मेरा ख्याल 13 ग्राम तक शुगर होती है। शुगर होती है, जी ग्लूकोज होता है, ठीक बिल्कुल, है, जी बिल्कुल, डेक्सट्रोज करके कोई इस तरह की जी चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है। डेक्सट्रोज। अच्छा, अब ये अगर 1 लीटर पानी में डाल दिया जाए 13-14 ग्राम, 1 लीटर में 4 ग्लास आते हैं, दैट मीन जब वो एक सीटिंग में या 2 सीटिंग में वो आधा पी लेगा, 14 ग्राम बिल्कुल, शुगर, 14 ग्राम ग्लूकोज, जी यानी प्योर 100% जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जी ठीक है। बिल्कुल, तो इससे तो शुगर सर छत पे लग जाएगी। बिल्कुल पहुंच जाती है सर। ओआरएस पीने के बाद शुगर बहुत बढ़ती है, लेकिन शुगर फ्री ओआरएस आते हैं, अच्छा, घर में भी बना सकते हैं ये ओआरएस। कैसे बना सकते हैं? सर इसमें देखें 4-5 चीज़ें टोटल। 1 लीटर पानी लेना है, नमक की कुछ क्वांटिटी लेनी है, आपने लेमन ऐड कर देना है,
बस। और नॉर्मली तीसरा, अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो शुगर भी ऐड कर सकता है। ओके यही 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको और तैयार हो गए। डॉक्टर साहब, हम जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें, जी जिसमें कद्दू है, बिल्कुल। कद्दू की भी आजकल बड़ी शेप्स आ रही हैं, हाँ, कोई वो गोल लौकी। कद्दू आ रहे हैं, कोई लंबे वाले कद्दू आ रहे हैं, कुछ छोटे चपड़ियाँ टाइप का छोटे कराची में मेरे ख्याल उसको लौकी कहते हैं अच्छा, और अच्छा। इंग्लिश में जुचीनी, इस तरह की चीज़ भी कहते हैं। तो ये कद्दू जितने भी आपको मिल जाए, जितनी शेप्स के मिल जाए, ये कद्दू ले लें, ठीक है। उसके 2-2 4-4 पीस काट के धो के आप ब्लेंडर में डालें। खीरा सर एक, उसको भी काट के खीरे को भी डालें, थोड़ा सा अदरक डाल लें उसमें, ठीक है, और पुदीना, और इसके अलावा कुछ पालक के लेमन। पत्ते, लेमन, पालक के पत्ते, या कोई भी ग्रीन लीव्स आप डाल सकते हैं। अगर घर में मोरिंगा है तो 2-4 पत्ते मोरिंगा के भी डाल लें। सर इसको ना फिर आप 2 गिलास पानी के डाल के इसको ऐसे घुमाएं कि घुमाने से पहले ना किचन का दरवाज़ा खोल दें ताकि ना हमसायों तक आवाज़ जाए, मतलब पता चले कि कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है। अच्छा, उसमें आप अपने थोड़ा सा नमक भी डाल दें, उसको में काली मिर्च भी आप डाल दें ताकि टेस्ट उसका हो जाए। लेमन शेमन आपने डाल दिया सर, वो अगर आप पिए ना, एक तो वो टेस्टी बना, ठीक है, गर्मी का तोड़ है सर। मैं कहता हूँ गर्मी का आखिर तोड़ है सर। उसमें आपको ना, मैंने देखा था कद्दू में सारे वो एलिमेंट्स हैं, सारे मिनरल्स हैं जो आपके ना ये पीडियाश्योर और इन चीज़ों में, बिल्कुल ऐसे। पीडियाश्योर ने आपको अभी ORS के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों, ये आपने गर्मी का जो एटमी धमाका हम करते हैं ना गर्मी के ऊपर, ये आपने लाजमी पीना। डॉक्टर साहब, गर्मियों में एक फल है बड़ा मासूम सा, और गरीबों का फल है, सस्ता भी बड़ा होता है, जगह जगह पे आपको वो नज़र भी आ रहा होता है, और उसका नाम है तरबूज, जिन्होंने पंजाबी च हंदवाना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तरबूज आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो डॉक्टर साहब आप ज़रा बताइएगा कि इस पे क्या करें, तरबूज क्या कहते हैं। सर तरबूज यानी कि वाटरमेलन। हाँ, इसमें सर इसका ना, इसकी शुगर बढ़ाने की जो रफ्तार है वो सर चीनी से भी ज़्यादा है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सर एक ही गल की थी। ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका, नहीं, आपने कहा कि चीनी से भी ज़्यादा। चीनी से भी ज़्यादा। ओके, कैसे सर चीनी का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, यानी कि खून में चीनी के जज़ब होने की जो रफ्तार है वो 65 है। 65 है, 65 है। और जो यानी सक्रोज, जी सुक्रोज, ठीक है, वाइट जो टेबल वाइट शुगर शुगर, वाइट शुगर, ठीक है। वाइट शुगर। हाँ, और उसके मुकाबले में जो वाटरमेलन है, तरबूज है सर, उसकी 72 है। तेरी खैर। अब आप अंदाजा लगाएं कि चीनी ज्यादा खतरनाक है या वाटरमेलन ज्यादा। इसकी इतनी ज्यादा रफ्तार है खून में जाने की कि ये आपको भागने का मौका नहीं देगा कि आप इसको हजम करने के लिए जरा 2 कदम। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तरबूज खाऊं और फिर मैं जॉगर पहन के वॉक करना ऐसा मुमकिन ही नहीं। उससे पहले ये खून में आके यानी हर जगह पे जम जाए। आपको ये भागने का भी मौका नहीं दे रहा नहीं होगा देगा। कि जो ही तरबूज खाया, हाँ साथ ही आपकी शुगर स्पाइक होगी, ठीक है। अच्छा, इसका लोड तो कम है। हाँ, लोड सर इसका 5 है, लेकिन वो 5 लोड जाता है मिसाइल की तरह। मिसाल के अच्छा, लोड चाहे 5 है, लेकिन हम अच्छा। कौन सा कुछ 100 ग्राम खाना है। अच्छा सर, वो जिस तरह वो समोसे को कहते हैं ना, क्या कहते थे वो, मिसाइल। हाँ, मिसाइल। मिसाइल ये फलों में ये है। अच्छा, फलों का मिसाइल ये फलों है। का मिसाइल ये है। यानी शुगर इसकी बिल्कुल स्पीड के साथ जाएगी। वो स्पीड के साथ जाती है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़माना जाहलियत में मैंने बड़े शौक से खाता था ये। मैं इसको अच्छा। समझता कि यार ये बड़ा मासूम सा फल है, और ठीक मजे है, का मज़े का पानी पानी है बस। पानी पानी है, ये तो मत त्रावट देता है, ये हाँ। सुकून देता है, ठीक है, गर्मी का तोड़ है। गर्मी का तोड़ है। अच्छा, उस ज़माने में मैं इसको जो मासूम समझा था, इसका कभी हमने चेक भी नहीं किया था कि यार इसको खा के चेक ही कर लो। जब मैंने अपनी शुगर रिवर्स की तो उस वक्त पे सारा मुझे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ये सारी चीज़ें मैंने ढूंढनी शुरू की। तो डॉक्टर साहब, ये तो यकीन जाने, मैंने तो अपने ऊपर तजर्बा किया हुआ। अच्छा सर आप 200 ग्राम कुछ भी नहीं होता, ये जो प्लेट है ना, ये कभी भी बंदा इतना तरबूज नहीं खाता। वो खाता है तो बड़ा मतलब पूरी प्लेट बड़ी भर के खाता है। इतनी प्लेट भी अगर आप खा लेना, इतना कप भी, तो डॉक्टर साहब उसके बाद आप जॉगर पहनना शुरू कर दें, वॉक करें, तो उस वक्त तक आपकी शुगर
चढ़ चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो इसका जूस भी पीते हैं। सर जूस तो खैर वैसे ये है तो जूसी है, लेकिन वो आप सर बता रहे थे कि आप उस दौर में इसका नाश्ता भी करते रहे सर। मैं तो नाश्ते में यार मैं समझता था कि ये बड़ा अच्छा है। हाँ। ठीक है, मैं तो उसको नाश्ते, अब तो अंदाजा लगाएं नाश्ते में फ्रूट खाना, बल्कि आज हम इसी पे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब नाश्ते में फ्रूट खाने के जरा, अब तो मुझे पता चल गया कि ये क्या बम है। आप जरा बताएं ना डॉक्टर साहब, आप इतने पेशेंट देखते हैं। सर नाश्ते में जो लोग फ्रूट खाते हैं वो दो काम कर रहे होते हैं। एक वो अपने आप के ऊपर ही ना वो कांटा मार रहे होते हैं ओके। कि मैंने ज़्यादा नहीं जीना। ओहो, सर ये तबाही है, मतलब कि नाश्ते में फ्रूट खाना। कोई भी फ्रूट है, चाहे उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है चाहे ज्यादा है, ओके। सर ये तबाही है, जहर है, आप खा ही नहीं सकते। नाजरीन, डॉक्टर साहब की बात सुन लें, नाश्ते में खाली पेट फ्रूट खाना मुकम्मल जहर है। सर वजह क्या है? सर आपके उस टाइम पे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, आपने सारी रात भूख काटी है, सुबह उठे हैं आपका मैदा खाली है, आपने कुछ भी खाना है ना वो फौरन से पहले डाइजेस्ट होना है। ओके। आपका मैदा खाली है और वो डिमांड कर रहा है किसी चीज़ की ताकि उसके पास एनर्जी आए और वो अपना काम चलाए। अब आपने उसे ऐसी चीज़ दे दी है जो फुल ऑफ शुगर है, यानी कि फ्रूट्स है। हाँ। सर वो फौरन से पहले आपकी बॉडी में स्पाइक करेगा। जैसे ही वो आपकी बॉडी में खून में वो शुगर चली जाएगी, उसी तरह ही इंसुलिन आएगी दोबारा। इंसुलिन ने भी स्पाइक आई। इंसुलिन की भी स्पाइक आ गई, और वो जो इंसुलिन की स्पाइक है वो आपको मजीद भूख लगवाएगी, जिसको कहते हैं क्रेविंग, क्रैश हो गया, क्रेविंग है, ठीक है, बिल्कुल। भूख बार बार लग रही है वो चीज। अब आप ये देखें कि आपने सुबह उठते साथ ही अगर इंसुलिन की स्पाइक ले ली है, वो आपको मोटा करेगी, वो आपका कोलेस्ट्रॉल खराब करेगी, वो आपका सारा दिन खराब करेगी, आप सारा दिन फ्रेश हो ही नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर नाश्ते में फ्रूट और उससे नेक्स्ट लेवल की चीजें जूस पीने का बोलते हैं, उन डॉक्टर को आप क्या बोलेंगे? सर देखें, मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि उनको स्टडी करना चाहिए मजीद। अच्छा। अभी चीज़ें साइंस जहाँ तक डिस्कस करती है इन सारी बातों को, वो यही है कि ये चीज़ें डिज़ास्टर है, ये एटमी धमाका है। अगर आप अपनी बॉडी में सुबह उठते साथ लुकाटे खाएं, तरबूज का नाश्ता करें या मैंगो खाएं, या आप कोई भी फल खाएं, इवन फालसे का जूस भी सर मुकम्मल जहर है बिल्कुल नाश्ते में। सर मैं इस पे ज़ाहिर है मैं लर्न कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से। नाश्ते में ना आजकल के जो सेफ किस्म के फ्रूट्स हैं उसमें आड़ू है जी। आड़ू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लोड भी कम है, लोकार्ट का भी मीडियम ग्लाइसेमिक लोड है, और चेरीज का भी बहुत कम है। इसके अलावा और क्या है आजकल, फालसा है, जी बिल्कुल, आलू बुखारा भी, जामुन है, ये सारे जिसको कहते हैं ना शुगर दोस्त फल है ये। सर इनमें से अगर आप कोई एक आड़ू भी अगर मैं खाली पेट नाश्ते में ले लूँ तो मेरी शुगर ना 180 पे जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जबकि यही मैं एक नहीं 2 आड़ू खा लूँ नाश्ते के बाद या खाने के बाद, सर मेरी शुगर पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंक्लूजन ये हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया कि खाली पेट नाश्ते, मतलब खाली पेट जब आप फ्रूट खाते हैं तो वो आप एटमी धमाका करते हैं, जब आप उसका जूस पीते हैं तो डबल एटमी धमाका करते हैं। इससे आपके जिगर पे डॉक्टर साहब क्या फर्क पड़ता है? सर इससे पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम डीरेंज हो जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम में सबसे बड़ी खराबी जो है, जो मेटाबॉलिक सेंटर है हमारा, जो मेटाबॉलिक हेडक्वार्टर है, वो जिगर है। ओके। जहाँ से भी ऑर्डर आने हैं और जहाँ पे चीज़ें अरेंज होनी है और डीरेंज होनी है, वो है हमारा हेडक्वार्टर, मेटाबॉलिक हेडक्वार्टर, दैट इज जिगर। अब आपने सुबह सुबह फल खा के जिगर को ये पैगाम दे दिया कि भाई जल्दी से इस शुगर को आप किसी न किसी डायरेक्शन में लगाएं। अब इतनी बड़ी शुगर को ठिकाने लगाने के लिए हमारा जो जिगर है वो इसका फौरन से ही फैट बनाना शुरू कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। वो कोलेस्ट्रॉल आपके पेट पे जमती है, आपके पट्टों पे जमती है, जिगर पे भी तो जमती है, फैटी लिवर पे जमती है, आपकी गर्दन पे आपका मुंह फूल जाता है, डबल साइज का हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उससे। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे इतनी कॉम्प्लिकेशंस करती है जिसमें वेट गेन, ओबेसिटी, पीसीओएस, जिसमें फैटी लिवर,
जिसमें डायबिटीज, हम्म, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। तो एक छोटा सा ट्रिक, अगर आप फ्रूट नाश्ते में या नाश्ते से पहले ना खाएं तो आप इस पूरी स्पाइक को अवॉइड कर सकते हैं और आप एक हेल्दी नाश्ता ही अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और तमाम ग्लाइसीमिक इंडेक्स, खास तौर पे फ्रूट्स को 100% आपने अवॉइड करना है। ये जहर है, ये जहर है, ये जहर है नाश्ते में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से आपने नाश्ते में फ्रूट नहीं खाना, और जो डॉक्टर अपने डाइट प्लान पे आपको ये बताए कि नाश्ते में फ्रूट खाएं या फ्रूट का जूस पिए, यकीन जाने वही शुगर माफिया का हिस्सा है। वही चाहता है कि आपको शुगर हो ताकि दवाइयां बिकें और गुलशन का कारोबार चले। डॉक्टर साहब, आजकल आम का सीजन, जी सिंदड़ी, जी। दुशहरी, फजरी, चौंसा, अनवर रटोल, अशरफ रटोल, असलम रटोल। असलम रटोल, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आम कहते हैं ना, इट्स किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का बादशाह, ठीक है। और हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में अभी आम उतना आया नहीं है। कराची साइड पे आ चुका है, सिंध में आ चुका है, लेकिन पंजाब में भी जो आम है वो भी खट्टा है। मैंने कल मंगवाया था एक आम, लेकिन वो भी ना सही नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, हफ्ते 10 दिन में ये पूरे लाहौर में आम ही आम बिल्कुल, है, ठीक है। और हम पूरा साल आम का इंतज़ार भी करते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये शुगर के मरीज़ कितना खाएं? सर, शुगर के मरीज खा सकते हैं इसे, ओके, लेकिन उसकी एक शर्त है। अच्छा, शर्तां लगन गया। हाँ, शर्त 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 ये है कि उनकी HbA1c 6.5 से नीचे हो। तो फिर ना खाने वाली गल्लां हो गई। HbA1c अगर उनकी 6.5 से नीचे है तो वो एक टाइम पे एक आम छोटे साइज का या अच्छा, दरमियाने साइज का खा ओके, सकते हैं। लेकिन अगर उनकी HbA1c 7 है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है और वो ऐसे खाने के साथ 4-4, 5-5 स्लाइस खा रहे हैं, तो सर वो इंसुलिन कितनी को उसको मैनेज कर लेगी? वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी बॉडी के लिए मैनेज करना। हालांकि वो कहते हैं ना, पाकिस्तानियों को आम से रोकना भी एक गुनाह है। गुनाह कबीरा, गुनाह गुनाह कबीरा कबीरा, हाँ। है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अहले शुगर के मरीज आम तब खाएं जब उनका HbA1c अपनी 3 महीने की रिपोर्ट उनकी ये कहती हो कि आपकी 6.2 है, 6.1 है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आम बुनियादी तौर पे खुराक नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। ये तफरी है, बिल्कुल ऐसे। एंटरटेनमेंट है, हम्म, लग्जरी है, बिल्कुल। ठीक है। तो बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं आम पे जिंदा हूँ। मैं आम पे जिंदा हूँ, ठीक है। लग्जरी के लिए, तफरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पहले आपको अर्न करना पड़ता है। आपको मुस्तहिक होना पड़ता है कि ये मैं इसका मुस्तहिक हूँ या नहीं हूँ। नाजरीन, जिस बंदे की शुगर कंट्रोल से बाहर है, यानी HbA1c उसका जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है वो 6.5 से ज़्यादा है, आम नहीं खाना। आम खाना है तो पहले शुगर कंट्रोल करो, खा लें, फिर आम, ठीक है। अच्छा, मेरा तो HbA1c 6 से भी नीचे है, तो सर आप खाएं आम। मैं खा सकता हूँ। बिल्कुल खा एक सकते एक खाऊं या 2 खाऊं? सर, एक टाइम पे एक खाएं। अच्छा, एक टाइम पे एक खाऊं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कोई भी हमारे जितने भी दोस्त सुन रहे हैं शुगर के पेशेंट, वो अगर आम खा के वॉक कर लें फिर? तो सर, ये फल कोई भी है ना, वो वॉक के साथ ही लिंक्ड है। अच्छा, वो जैसा लिंक कि- ही लिंक है सर। ओके। जैसा कि आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये तफरी है, हाँ, और इस तफरी के लिए आपको अपनी टांगें चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सर अभी आप ये तफरी मुफ्त बैठे बैठे शुगर के मरीज उसका हक अदा नहीं करते। सर आपस की गल है, अंब खा के, कच्ची लस्सी पी के जो खुमार आता है ना, जो नींद आती है, जो मजा आता है ना, अखीर है वो। इसमें ठीक सर है। देखें, आप ये कह रहे हैं जी कि आम खा के लस्सी पी के सो जाए, सर सोने वाला सीन नहीं, अच्छा, सोने वाला कोई सीन नहीं है, जागने वाला बल्कि वॉक करने वाला सीन। वॉक करने वाला है। तो दोस्तों, और सर एक और मैं हाँ, आपकी बात हाँ, काट रहा हूँ, नाश्ते में आम सर ये मुकम्मल अवॉइड करना है। चाहे आपका HbA1c कितना ही कम है, चाहे आप शुगर के पेशेंट्स नहीं हैं, तब भी आपने आम को या किसी भी फल को नाश्ते में या नाश्ते से पहले खाने की कभी भी गलती नहीं करनी। कभी भी गलती नहीं, कभी भी गलती। सीधा आपका वो जिसको एटम बम जाके फटता है वो, बिल्कुल, मेटाबॉलिक धमाका। मेटाबॉलिक धमाका है।
मेरे दोस्तों, आम आप खाएं, लेकिन उससे पहले आपको आम खाने का मुस्तहिक बनना होगा। शुगर को आप नीचे लाएंगे, फिर आप आम खाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आम का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है, मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ चौंसा आ जाए, दुशहरी आ जाए। लेकिन मैंने ना मेरी हमेशा से रूटीन ये रही कि अगर मैंने आम खाया ना, तो मैंने फिर जॉगर भी पहना है। बिल्कुल सही। ठीक है, जूते शूते पहन के फिर मैं आम खाऊंगा, फिर मैं एक नहीं खाऊंगा, दो खा लूंगा, लेकिन साथ ही मैं ना। वॉक अच्छा, करना। आम का अगर आप देखें ना, ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ये मीडियम है, मीडियम है 50 to 55। 56। अच्छा, मुख्तलिफ आम है ना, कोई आम ज़्यादा मीठा होता है, कुछ ज़्यादा जी। होता है। कुछ मॉडर्न आम हैं जिनको जो जो नए दौर के बीज हैं उनका, उसमें मिठास ज़्यादा होती है। अच्छा, लोड पे इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है। 11 लोड भी आता है, 12 भी आता है, डिपेंड करता है कौन सा आम है। जो मैक्सिमम जो लोड है इसका वो 18 तक है। ठीक है, अब 18 लोड वाला आम ना सर, वो चीनी का मतलब भरपूर खजाना है। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने आम खाना है, इसमें मैं आपको एक और भी टिप देता हूँ। आम को ना आपने ऐसे खाना है कि उससे पहले थोड़ा सा सैलड खा लें, उससे पहले आपने एक शामी कबाब खा लें। अच्छा। ठीक है, उससे पहले आप तुख्मे बलंगा वाला पानी पी लें। ठीक है, उसके बाद आप आम खा लें। तो फिर सर ना ही खा नहीं, पहले तो सलाद खा लो ना एक प्लेट। अच्छा, उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि सैलड हो गया, तुख्मे बलंगा वाला पानी हो गया, या अच्छा, ये आपके पेट मेदे में जाके ना एक मैश क्रिएट करते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हमें कहानी जी पाएगी है, ठीक है, लेपालापी होगी दीवार पे जैसे। तो ये आपके मेदे के अंदर ना वो एक जैसे खिचड़ी सी पक जाती है, वो चीज़ बन जाती है। उससे होता है कि उसके बाद आपने आम खाया, तो आम की जो शुगर है वो ब्लड में जाने के रास्ते को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगी और रोक लेगी। ऐसे है कि एक नाली है ना, साफ सुथरी नाली है, पानी तेज से जा रहा है, बिल्कुल सही है, और एक नाली है जिसमें घास फूस भी बहुत पड़ा है, उसमें कचरा वचरा भी पड़ा है। तो वो उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। इस तरीके से आम की जो स्पीड की जो रफ्तार है ना खून में जाने की, वो स्लो हो जाएगी अगर आपने आम से पहले सैलड खा लें, या आप तुख्मे बलंगा वाला पानी पी लें, या आप उसमें कुछ थोड़ा सा गोश्त वोश्त खा लें। अच्छा, तो मैं सर समझ रहा था कि आज आप ना क्योंकि आम लेके आएंगे, क्योंकि आप जिस पे हमने वो आम मैं लाऊंगा अगले अब तो सर मैंने भी हज पे चले जाना, परसों मैं हज पे जा रहा हूँ। माशाल्लाह। और मजे की बात है, अभी तो आप सर का ये माहौल देख रहे हैं, अगली दफा जब मेरा पॉडकास्ट होगा तो मैं और सर बालों के लिहाज से नहीं सर, आपके क्वालिफाई करेंगे हम। सर क्वालिफाई भी करेंगे, और आपको बिल्कुल भी मैंने पगड़ी बांधने नहीं देनी। ठीक है, आपको अगर ज़ाहिर है आपने टेंड करवानी है तो आप बिल्कुल उसी शेप में आ पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपको कुछ लोग ने पगड़ी भी बांधी है, उम्रा करने के बाद वो पगड़ी बांध के बैठे रहे, मतलब बाल आपके कट गए तो क्या, मतलब इट्स पार्ट ऑफ हज। डॉक्टर साहब, आज मैं आपके लिए बादाम लाया था, आलमंड्स, आपने रज के खाए हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ज़रा नाज़रीन को बता दें कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, बाय द वे, ये मुझे महंगा पड़ता है। अगर मैं कभी ले आऊँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये मुट्ठा भर के खाओ। ये मतलब आपने सुना होगा कि यार 7 बादाम खाने हैं। वो 7 बादाम के पीछे कहानी ये होती है कि महंगे हैं, तो 7 खाने। ठीक है, इसके पीछे कोई हिकमत और नहीं कोई हिकमत नहीं है, इसके पीछे कोई तस्वीर नहीं है कि इतने दाने पड़ने हैं। ठीक है, 7 बादाम के पीछे कहानी ये होती है। सर देखें, इसमें इतना जबरदस्त ये पैकेज है, ये बादाम जो है ना, पैकेज है, टोटल पैकेज है, इतना जबरदस्त पैकेज है। इसके अंदर ना सर विटामिन ई है। ओके, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है, और लोड इसका 1.9, लोड सिर्फ 1.9 है। अब आप ये देखें सर कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं। इसके ये हमारे ट्रेडिशनली अब्बा अजदाद रात को भिगो के सुबह अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड की बात करें तो इससे शुगर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। नहीं, शुगर वालों के लिए ये तो शुगर ये शुगर दोस्त फुलनेस देता है, फुलनेस देता है। आप ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। ओके, हाँ, ये वाले खा सकते हैं, ये खा सकते हैं आप। वैसे मैं खाता हूं। इंजीर और खजूर की बजाय अगर आप बादामों का इंतखाब करें तो ये बहुत ही हेल्दी है। ठीक है सर, इसके अंदर जो खास तौर पे विटामिन ई है
सर इतना जबरदस्त विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ओके जिस्म के अंदर जितनी भी सोजश चल रही होती है उसको ये खत्म करता है। ओके ये बादाम उसको खत्म करता है। ठीक है इसके अलावा सर इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पैकेज है। ये बादाम कम है, ये एक मल्टी विटामिन ज्यादा है। मल्टीविटामिन ज़्यादा ये एक मल्टी विटामिन, आप ये समझें कि जो लोग अक्सर मल्टी विटामिन की एक गोली ले रहे होते हैं, अगर वो 4-5 बादाम खा लें तो एक मुकम्मल मल्टी मुकम्मल मल्टीविटामिन है और इसका सर मैं जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो मैं आपको बता दूं, दो हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल ओके अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मिकदार को ये बढ़ाता है। ओके और जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो खून की नालियां तंग करता है, LDL उसकी मिकदार को ये कम ओके करता है। LDL को जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करता है, जी, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बढ़ा देता ओके है। और दूसरे नंबर पे इसका जो छिलका है ना सर, अक्सर लोग क्योंकि बादाम का छिलका उतार के खाते हैं, अगर छिलके वो भी ठीक है, मतलब उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छिलके के साथ खाया जाए तो छिलके के अंदर फाइबर है, फाइबर है जो कि क्योंकि गट हेल्थ के लिए गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त है और कब्ज कुशा है। ओके तो इसके ये विटामिन ई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और साथ में ओमेगा 3 का भी सर हाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जबरदस्त सर, खून का हार्ट की पंपिंग के लिए बेहतरीन फंक्शन रोल प्ले करता है। तो सुबह जो लोग नाश्ते में 8 या 10 बादाम भिगो के, मतलब साथ नहीं साथ नहीं सर, साथ में तो आपने फिर हमारी लकीर कहीं थी कि ठीक है। आपने साथ खाने, ठीक है तो नॉर्मली सर आप आधी मुट्ठी तक आप अपनी खा सकते हैं। हर इंसान की मुट्ठी अलग है, हाँ तो देख एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी नहीं, नहीं, ये वाली मुट्ठी नहीं सर। ठीक है तो Okay. 8-10 बादाम आप रोजाना नाश्ते में खाएं, बेहतरीन और जबरदस्त गज़ा है। अरे डॉक्टर साहब मेरा ना ये फेवरेट स्नैक है। अच्छा, ठीक है मैंने घर में मैं जब भी मंगवाता हूँ तो 3-4 किलो इकट्ठे मंगवा लेता हूँ। अच्छा, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो उस वक्त भी मैं एक पूरा डब्बा, उसमें ज़्यादा बादाम होते हैं, ठीक है। बादाम को मैं रोस्ट करवा देता हूँ, मतलब उसको ना तवे पे थोड़ा सा उसको गर्म कर लेते हैं तो वो ना क्रंची ज़्यादा हो जाता है। ठीक है नाश्ते में मैं खाता हूँ और जब भी भूख लगे, खाना शाना भी टाइम ना हो तो मैं ये खाता हूँ। मैं रात को भी खाता हूँ। मुझे ये खाने के बाद ना नींद बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, इसमें मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम आपके एक मसल रिलैक्सेंट है, तो मुझे इससे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। मैं इसको लोग अक्सर कहते हैं ना कि जो रात को भगो दें सुबह इसका छिलके उतार के, ये प्रैक्टिस कोई इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि छिलका जो है ना फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको छिलके समेत खाता हूँ और ये शुगर के पेशेंट के लिए मैं कहता हूँ कि कमाल की चीज़ है। वैसे तो सारे ड्राई फ्रूट्स जिसमें नट्स जिसको कहते हैं, जिसमें मूंगफली है, मूंगफली भी कमाल की चीज़ है। जी, ठीक है इसी तरीके से ये हो गया, फिर काजू हो गया। ये नट्स में काजू थोड़ा सा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा स्लाइटली ज़्यादा होता है, बट काजू भी कोई ऐसा नहीं होता कि वो खतरनाक नहीं है। खाया जा सकता पिस्ता बहुत ज़बरदस्त है डॉक्टर साहब। फिर अखरोट, ठीक है, अखरोट में भी LDL नीचे, HDL ऊपर करने वाला है, ट्राइग्लिसराइड को नीचे करने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बादाम अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो आप लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, जब चाहें खा सकते हैं। बाय द वे आपने 8-10 की बात की है, मैं इसको डॉक्टर साहब मुझे आज तक इसका नुकसान नहीं हुआ। मैंने जितने भी खा लूँ, एक तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। ठीक है आपको ना जैसे हर वक्त वो जो भूख वाली चीज़ होती है ना, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो मुझे आज तक इसका ना ओवर ईटिंग का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं आपको याद होगा हमारे पास एक पेशेंट थे डॉक्टर साहब, वो आपसे पूछते थे मैं बादामों के आटे की रोटी खा लूं। हाँ अच्छा, वो इसलिए मना करते हैं कि भाई बहुत हद तक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा वो जो बादामों के आटे की रोटी वाले लोग हैं ना, वो उनको तो मैंने पकड़ लिया था। मैंने कहा उधर हमसे डिस्काउंट मांग रहे थे और इधर बादामों की रोटी का, एक रोटी डॉक्टर साहब 1000 रुपए की पड़ती है। हाँ, वो खाने को तैयार थे। ठीक है एक रोटी 1000 रुपए की पड़ती है। अच्छा जब इस पे भी अच्छा वो आपने बता दिया, जब डॉक्टर साहब आप किसी चीज को पीस लेते हैं ना, हाँ जी, उसका आटा बन जाता है, उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, हजम होने की जो पावर है, वो तेज हो जाती है। बिल्कुल। ये बादाम आप जब खाएंगे ना डॉक्टर साहब, इसमें देखिए कितने मसल्स आपके लगते हैं। आपने मुंह में इसको रखा, आपने चबाया,
और ये एक दो दफ़ा चबाने से भी नहीं क्रश होता, ये आप अच्छा खासा चबाते रहते हैं, फिर आपके ये जो जबड़े हैं उसके मसल्स आपके इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। फिर आपके जो इसको निगलने वाले जो स्वेलुइंग मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, फिर ये मैदे में जाता है। तो चूंकि ये आटा नहीं बना होता, मैदा नहीं बना होता, ये बड़े बड़े पीसेस ही होते हैं ना, मैदे में जाते हैं, तो मैदे में जाकर फिर इनकी जो इसकी ग्राइंडिंग होती है उस पे आपकी कैलोरीज लगती हैं, टाइम लगता है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को आप बाईपास कर दें, इसका बना लें आटा, रोटी खा लें। पहले तो वो जो मुंह वाला प्रोसेस था, मुंह बाईपास हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, मैदे में इसने जो एफर्ट करनी थी मैदे ने इसको हजम करने की, वो बाईपास होगी, आपको हजम शुदा रोटी मिलेगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, उससे शुगर बढ़ जाती है सर, वो बल्कि इसका नुकसान सामने आ जाता है। कोई भी चीज़ जब पिस जाती है उसकी शुगर बढ़ाने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, एक तरफ कह रहे थे मुझे डिस्काउंट दे दें, उधर से कह रहे थे मैं बादाम की रोटी खा, बादामों के आटे की रोटी खा लूँ, तो हम कह रहे थे ये रोटी तो कभी हमने सोची भी नहीं। ये नॉर्मली कीटो वाले जो होते हैं ना वो, अच्छा कीटो भी ये भी बड़े अमीर लोगों के चौंचले हैं कीटो भी, ठीक है। उसमें एवोकाडो जो है, एवोकाडो खास तौर पे उसमें खिलाते हैं। एवोकाडो, एक एवोकाडो ना डॉक्टर साहब 1000 रुपए का पैंदा है। अच्छा, ठीक है, 1000 रुपए का। ये इम्तियाज पे आप जाएं तो वो पड़े होते हैं, सारे इंपोर्टेड होते हैं। एवोकाडो में जो चीज़ है, मैंने एक दफ़ा कंपैरिजन किया हुआ है एवोकाडो के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बादाम के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सर, बादाम बहुत आगे है उससे, अच्छा, एवोकाडो से। इसमें फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, इसमें विटामिन ई है, ठीक है, और मैग्नीशियम है, जिंक है, इसमें ओमेगा 3 है, मतलब कंप्लीट पैकेज है, पूरी मुकम्मल खुराक है, ये सुपर फूड जिसको आप कह सकते हैं। तो हम हमेशा, मैं तो कहता हूँ कि आप चबा के खाएं, चबा के खाएंगे तो आपके जो जबड़े हैं ना वो इस्तेमाल होते हैं, और जबड़े अल्लाह ना करे किसी इंसान की चबाने वाली सलाहियत ख़त्म हो जाए, ठीक है, फिर वो खाते हैं पीडियाश्योर पीते हैं, फिर वो पीते हैं जूसरना पीना पड़ जाता है, जो मैं कहता हूँ ICU के आइटम्स हैं ये, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जी दोस्तों। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट पे डॉक्टर महबूब साहब हज करके आ चुके होंगे, 900 चूहा खा के बिल्ली। तो डॉक्टर साहब आपने वहाँ पे जाके इज्तिमाई दुआ करनी, ठीक है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला शुगर से आज़ादी दे। शुगर माफिया पहले हमें गंदी खुराक खिलाता है, हाँ, फिर उसके बाद ये फिर हमें दवाइयाँ बेचता है, जी, ठीक है, फिर हमें गलत पढ़ाता है। गलत ये पढ़ाएगा कि ब्राउन ब्रेड खा लो, अंडे की जर्दी निकाल दो, हाँ, बड़ा गोश्त से यूरिक एसिड होता है, खजूरें नाश्ते में खाओ, अंजीर खाओ नाश्ते में, और जूस शेक पिए, केले का शेक पिए नाश्ते में, ये भी हमें शुगर माफिया इस तरह की चीजें करता है। तो डॉक्टर साहब आपने शुगर फ्री जैम, चिकंदर का जूस, ठीक है, तो ये शुगर माफिया की चालें हैं, या इनको पता नहीं है या जानबूझ के करते हैं कि जी ताकि लोगों को बीमारियां लगे, ताकि फिर दवाइयां भी बिकें, क्लिनिक की जो रौनकें हैं वो भी बहाल रहें। तो आपने पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, अमन के लिए दुआ करनी है। पाकिस्तान इस वक्त खूब अच्छी कंडीशन में नहीं जा रहा, इकोनॉमिकली भी नहीं अच्छा जा रहा, ठीक है, पॉलिटिकली भी नहीं जा रहा। तो आपने, अच्छा, फिर आपने फ़लस्तीन के लिए आपने दुआ करनी, ठीक है, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मुश्किलात को हल फरमाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट पे जब डॉक्टर साहब हज पे होंगे तो मैं डॉक्टर कैसर के साथ कर रहूँगा। तो उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।